चलिए सिस्टम में बने हुए हम लोग जहां थे वही हैं, ठीक है। चलिए, है ना, बीच में डिस्कनेक्शन आ गए थे, फिर भी हम लोग जहां थे वही हैं, ठीक है ना। चलिए, एक फैसिलिटी बेहतर है कि कोई सिस्टम पूरा, पता है पीसी पूरा बंद हो गया था, लेकिन फिर भी ये सिस्टम ऐसा है कि ऑटोमेटिक रहता है, ये अपने आप नहीं कटता, तो ये बेहतर है ना। वरना क्या होता है, पीसी बंद तो सब सिस्टम बंद, फिर से स्टार्ट करो, तो ये समस्या नहीं रहती है, कम से कम ये बेहतर है। थैंक्स फॉर दिस। ओके, चलिए बच्चा, अब हमने आपको बताया था कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे गांव घर में लगे होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर फुल लोड पे हमेशा काम करता है, जैसे जनरेटिंग स्टेशन पे जितना आ रहा है उतना भेज देगा, उस पे काम करता है। ऐसा नहीं कि जितना रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर बनाया आधे लोड पे काम करा, ऐसा नहीं होता। तो एक चीज और डिफरेंस आपको समझना है कि एक फुल लोड ये हमेशा किस पे काम करता है, फुल लोड पर काम करता है, फुल लोड पर कार्य करता है। यह किसी भी लोड के लिए उपयोगी है। जैसे खासकर ये हाफ लोड पे, है ना, हाफ लोड पे काम कर लेता है, क्योंकि लोड वेरिएबल लोड होता है। इसमें क्या होता है, लोड बहुत वेरी करता है, तो हम लिख सकते हैं वेरिएबल लोड होता है इस पे खासकर। अच्छा, वेरिएबल लोड होगा तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 60% होती है, 65% होती है ना। इसकी एफिशिएंसी कम होती है एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, बहुत ज्यादा, 98%, 99% तक, 97% तक एक पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना बच्चा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पावर ट्रांसफार्मर जो है हम किसी एनटीपीसी जनरेटिंग स्टेशन पर लगाते हैं खासकर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जैसे यहाँ से कोई एनटीपीसी कहलगांव से हमने लगाया, तो वहां से आया जनरेट हो, या पावर ट्रांसफार्मर लगा होगा, है ना, स्टेप अप किया होगा, यहाँ 11 केवी पे वोल्टेज जनरेट होता है, इसको स्टेप करके 220 केवी पे बना दिया हमने, बढ़ा के ट्रांसमिशन किए, ट्रांसमिट किया, बहुत दूर तक ले आए, मतलब कहलगांव से ले आए, मतलब समझो जैसे कि फरीदाबाद है, फरीदाबाद तो सबको पता है, कहलगांव हो सकता है बहुत बच्चे को नहीं पता बिहार में, तो क्या फरीदाबाद है दिल्ली में, फरीदाबाद से लेके आगे पटना, है कि नहीं, पटना लेके आगे ट्रांसमिशन करके, अब पटना में हमको लेना है बाजार समिति में, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे लेना है कि नहीं, ऑफलाइन सेंटर पे लेना है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और यहाँ पर हम यूज करेंगे इस तरीके से अपना लोड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यहाँ पे मान लो कभी हमारे सुबह हमारी क्लास चलती है तो लोड ज्यादा रहता है, दोपहर में बंद करते हैं तो नहीं चलता लोड, तो लोड में वेरिएशन हमारे ट्रांसफार्मर में हो रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और जो एनटीपीसी के पास होगा वहां तो हमेशा लोड लगा है, अरे भाई हमारे यहाँ नहीं चला तो कहीं और चल रहा है, यहाँ नहीं तो कहीं और चल रहा है, लोड उतना हमेशा यूज हो रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, उतना लोड 24 आवर इसके लिए लोड बराबर है। तो ये जिस लोड के लिए डिजाइन की जाती है उतना हमेशा इसमें यूज होता है, जबकि हमारे यहाँ जो होता है वेरी होता है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे होता है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। आइए बच्चे, अब यहाँ पे पावर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन का हमने वो कर दिया है, एक डिफरेंस थोड़ा बना दिया है। अब आइए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बच्चा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में जैसे सीटी, पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर। लेकिन आपसे क्या एग्जाम में पूछेगा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी क्या करता है, करंट मापता है, पीटी क्या करता है, वोल्टेज मापता है। लेकिन फिर समझिए, यहाँ पर समझना है आपको एक चीज बच्चा, कि सीटी जो होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, स्टेप अप क्यों होता है यहाँ पर भी समझना है, क्योंकि बच्चा ये स्टेप अप होने से, ये स्टेप अप होने से, ये स्टेप अप होने से प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होगा E1, और जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा वो बड़ा होगा। ध्यान से समझिए, ये जो है E1 प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है
और जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होगा। तो सिटी में हम क्या करते हैं, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है, लेकिन जहां वोल्टेज ज्यादा होगा तो सेकेंडरी साइड का करंट क्या होगा बच्चा, कम, इसीलिए मापना आसान होता है। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है लेकिन धारा तो कम होगा ना, इसलिए मापना आसान है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछता है, सिटी जो होता है बच्चा करंट ट्रांसफार्मर, उसमें क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, स्टेप अप का, यानी वोल्टेज बढ़ा लेते हैं तो धारा घट जाता है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में तो सेकेंडरी साइड हम मापेंगे, भाई ट्रांसफार्मर लगाए, बहुत हाई वोल्टेज था, ट्रांसफार्मर लगाए, उसको कम किए, तो कम कैसे करेंगे, सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम होगा, तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज जब कम होता है V2 या आप कह सकते हैं E2, और ये कम होगा तो इस वोल्टेज को माप लेते हैं, यहाँ पे करंट का कोई रोल नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर को सीटी पीटी के रूप में बोलते हैं। तो पूछा जाता है पीटी में कैसा ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप डाउन, सीटी में कैसा यूज किया जाता है, स्टेप अप। ध्यान रखें, आप लोग अगर फुल कोर्स तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ट्रेड के साथ जुड़े, जो कि फुल कोर्स आपको 599 में अवेलेबल है। फुल फंडामेंटल के साथ ये कोर्स क्लासेस चलते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। बच्चा एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की अगर आप बात करेंगे ना, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ओवरऑल व्यू आपको इस तरीके से दिखेगा। अब मेनली यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शनल पार्ट को ज्यादा चर्चा किया जाता है, ट्रांसफार्मर के इस पार्ट को ज्यादा चर्चा में लिया जाता है। देखिए जैसे कि ये देखिए, हमने एग्जाम में देखा है कि सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कंजर्वेटर का क्या काम है, टैंक में क्या काम है, रेडिएटर क्या होता है, बुशिंग क्या होता है कि नहीं। उसके बाद आपको बोलेगा HT क्या होता है, LT क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, उसके बाद सिलिका जेल क्या होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब उसी को चर्चा में लेते हैं। देखिए एक ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट जब अंदर में देखेंगे ना, ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है उसका है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रेडिएटर का है। अच्छा, सीमेंस एक कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बनाती है, आपको पता है ट्रांसफार्मर बनाने की जो कंपनी है वो सीमेंस है, ये कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है। इसमें क्या है, यहाँ पर बच्चा टैपिंग भी है, ऑटोमेटिक वोल्टेज को चेंज भी करता है, ये टैपिंग भी इसके अंदर है। लेकिन ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर ये होता है, CRGO का कोर बना हुआ है, बहुत सारे मेन पार्ट है जिसपे अभी चर्चा करेंगे। ये देखिए अंदर का पार्ट देखिए थ्री फेज का, ये वाइंडिंग है ना, कोर है ये, इसका तार निकला हुआ है, यहाँ तार एकदम अंदर से घुसेगा, एकदम लोहे से नहीं टच होगा, ये तार अंदर अंदर इंसुलेटर से बाहर निकलता है, तो बीच अंदर अंदर घुस के निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये वाइंडिंग है, और ये आपका क्या है, इंसुलेटर बुशिंग है, ट्रांसफार्मर का यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पर तार है, ये सारी चीज है। और यहाँ से तेल वाला के लिए गैस जो निकलेगा बखोज रिले है, यहाँ बखोज रिले है, उसी में कंजर्वेटर लगा रहता है। तो हम यहाँ पे सब चीज की चर्चा करेंगे। CRGO ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर में CRGO कोड का इस्तेमाल होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन, जिसकी चर्चा शुरू में कर लिए थे। अब यहाँ पे समझो ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो पहले एक चीज समझिए, यहाँ से सीधे हम तो इस पे ले आए, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होता है पहले ये देखिएगा। यहाँ पर आइए, ट्रांसफार्मर के अंदर बच्चा होता क्या क्या है इन जनरल। एक ट्रांसफार्मर में ना आपसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में कितना तेल भरा होता है, तो इसमें फुल लगभग भरा होता है। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में पूरा ऑयल भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोलता है कि कंजर्वेटर क्या होता है, कंजर्वेटर भी ट्रांसफार्मर के साथ अटैच होता है मेन टैंक के साथ, जिसमें कि 50% तेल भरा होता है। कितना भरा होता है, इसमें कितना प्रतिशत तेल भरा होता है, 50%। एक कंजर्वेटर में 50%, कभी कहीं 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 आपको बच्चा 60% भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 50% ऑप्शन ना में तो 60%, 50 से 60% तेल ही भरा जाता है एक कंजर्वेटर में, ठीक है। आपसे पूछा जाता है एक कंजर्वेटर के अंदर जो है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच कौन जुड़ा होता है, तो यहीं पे एक रिले होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिले, जिसको बकहोल्ज रिले कहते हैं। क्या बोलते हैं, बकहोल्ज रिले भी बोलते हैं, बकहोल्ज रिले। आगे पढ़ेंगे इस पे, तो बकहोल्ज रिले होता है। तो कई बार ये पूछता है मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच कौन जुड़ा होता है, बकहोल्ज रिले जुड़ा होता है, ठीक है। बकहोल्ज रिले क्या काम करता है बच्चा, इस ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है। बकहोल्ज रिले दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जो फॉल्ट आने से पहले क्या करता है, ट्रांसफार्मर की गतिविधि को बता देता है, और इससे ट्रांसफार्मर बच जाता है। थोड़ा बहुत फॉल्ट हुआ, गैस ज्यादा निकलने लगा, तो पहले बजता है, बजर बजता है, इसमें क्या बजता है,
बजर, आवाज देगा ओ, है ना, आवाज बजना, तब आप सुधर जाइए और इसके कनेक्शन को काट के इसकी हीटिंग को मैनेज करिए। और जब ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा फॉल्ट आने लगा, रियल में कोई फॉल्टी हो कंडीशन बन गया, तो बहुत तेजी से गैस निकलता है और इससे हमारा ये बखोज रिले अटैक कर दो उस पे, उसके एक जो है नोजल वाला जो होता है मरकरी वाला वाल ऊपर से टकराता है और इसमें क्या होता है, सिग्नल रिले भेज के सप्लाई को ही काट देता है, ऑटोमेटिक का ट्रिप करवा लेता है। तो हमारे सिस्टम के अंदर जो रिले बखोज रिले तो दो काम करता है, या तो ट्रिप करवा देता है या फिर बजर आवाज देता है। जब तक इसमें जान रहता है कि भाई बचा लो तो ठीक है, हम सप्लाई नहीं काटेंगे। लास्ट स्टेज में ये सप्लाई काट लेता है। तो दो कंडीशन होती है बखोज रिले में, या तो ट्रिप करा देता है, पूरे सिस्टम से लाइन कटवा लेता है इसमें आने वाला सप्लाई को, या फिर आवाज देते रहता है कि हमारी प्रॉब्लम है उसको सही करिए। दूसरा, अब इसी मेन टैंक से जो ये जो कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर में ही लगा होता है बीदर। क्या होता है बीदर? एक ट्रांसफार्मर में बच्चा श्वसन की प्रक्रिया करती है, जैसे इंसान सांस लेता है ना, वैसे ही ट्रांसफार्मर भी श्वसन की प्रक्रिया करती है। कैसे? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में धारा, तो इसके अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग में करंट गुजरता है और उसमें तेल ठंडा करने के लिए हम रखते हैं। तो जो वो ट्रांसफार्मर का तार गर्म होता है तो क्या कहता है कि तेल भी गर्म होता है। तेल भी जब गर्म होता है तो फैलता है, एक्सपेंड करता है। तो जब फैलता है ना बच्चा, तो इससे गैस का क्या होता है, इससे गैस रिलीज करता है इसी के द्वारा। और यहाँ जो हमारा देखोगे अभी पीला कलर और पिंक कलर और ब्लू कलर का जो सिलिका जेल होगा, वो यहाँ से क्या होता है, पहले गैस रिलीज करता है। यहाँ से जब कोई तेल गर्म होता रहता है तो यहाँ से गैस रिलीज करता है और फिर यहाँ से अगर स्वस्थ हवा अंदर ले लेता है। तो ट्रांसफार्मर एक तरीके से क्या करता है, एक्सपेंड, ऑयल का एक्सपेंशन और कंप्रेशन करते रहता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है और ये कैसे लेता है, एयर को भेजता है यहाँ से गैस को और स्वच्छ एयर लेता है। उस बीच में हमारा रहता है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या होता है, जब बहुत बढ़िया सिलिका जेल होगा ना तो ब्लू कलर का रहेगा, ठीक है, स्वस्थ रहेगा। जब सिलिका जेल तो एकदम नमी को चूसता रहता है, धीरे धीरे नमी को चूसता रहेगा। मान लो यहाँ से गैस निकला और हवा को लिया तो नमी सिलिका जेल चूस के फ्रेश एयर अंदर में थोड़ा सप्लाई देता है इसको, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वही सिलिका जेल जब बहुत ज्यादा नमी को चूस लेता है तो कलर उसका हो जाता है पिंक। तो एक अच्छा सिलिका जेल क्या होता है, ब्लू कलर का। अच्छा सिलिका जेल क्या होता है, ब्लू कलर का। लेकिन जब खराब सिलिका जेल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पिंक कलर का। क्या बोलते हैं बच्चा, पिंक कलर का। तो ऐसा भी ध्यान रखना, ऐसे ध्यान में रखना कि कभी आपको बोलेगा कि पिंक कलर क्या होता है, कंफ्यूज, खराब पिंक होता है कि ब्लू पिंक होता है, क्या होता है, कंफ्यूजन में आ गया। तो कभी पूछेगा कि पिंक क्या क्या कैसा कलर का, खराब को इंडिकेट करता है बढ़िया को, या ब्लू कलर होना सिलिका का अच्छा इंडिकेशन है या बुरा। तो ध्यान रखना, गाना से समझो क्या बोला, आज ब्लू है पानी पानी, इसका मतलब मौज मस्ती का काम चल रहा है। तो ब्लू है मतलब ठंडा चीज है, एकदम बढ़िया है। तो ब्लू है मतलब बहुत बढ़िया, आज ब्लू है पानी पानी। और जब कुछ लाल हो जाए मतलब गर्म हो गया, मतलब गड़बड़ समस्या है। तो लाल से रिलेट करूं थोड़ा सा क्या, पिंक को, है कि नहीं। तो लाल हो जाना मतलब गुस्सा हो गया, खराब स्थिति को दर्शाता है। तो जब कोई सिलिका जेल लाल हो जाए या पिंक हो जाए, मेनली कलर तो पिंक ही होता है, मैं लाल इंडिकेट कर रहा हूँ कि लाल लाल हो जाना मतलब गुस्सा वाला चीज है ना। तो पिंक हो जाए तो खराब सिलिका जेल हो गया, मतलब उसमें मॉइस्चर चला गया। और जब वही सिलिका जेल क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, मतलब एकदम फ्रेश है, अभी टनाटर ट्रांसफार्मर में लगे रहने दीजिए, काम होगा। जब उसका कलर पिंक होगा तो आपको उस सिलिका जेल बदलना पड़ेगा, नया सिलिका जेल ब्लू कलर का लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये सारी बातें हैं इस ट्रांसफार्मर का मेनली। ये देखो सिलिका जेल जब ब्लू ब्लू है तो बहुत फ्रेश है, बहुत बढ़िया है सिलिका जेल, है ना। और जब ये पिंक हो गया मतलब अब बदलना पड़ता है, आपको बदलना पड़ेगा। ये श्वसन ले लेके क्या हुआ, ये मॉइस्चर इसमें आ गया, क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया। ये फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश अराइवल है, न्यू आया है, ले लीजिए जाके। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके का अप्रोच है। यहीं से देखिए ट्रांसफार्मर है, ये कंजर्वेटर है, इसमें 50% ऑयल लगभग भरा होता है, मेन टैंक में 90 से 100% ऑयल भरा होता है। सिलिका जेल यहाँ पे है लगा हुआ, ये नमी को सोखता है। पिंक कलर का हो सिलिका जेल तो गुलाबी कलर का होता है, तो नमी को सोख रहा है, इसका मतलब ये होता है। और स्वस्थ ट्रांसफार्मर में, एक ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 20 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है एक ट्रांसफार्मर के तेल का टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर है। देखो जब तक ब्लू है मतलब बहुत बच्चा है, पिंक हो गया तो भाई अब इसको बदलने की जरूरत है, ठीक है ना। आई होप सो क्लियर है। आइए
अब हम रिले की बात कर लेते हैं, बकखोज रिले। बकखोज रिले ये देखोगे ना तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। बकखोज रिले का अंदर का पार्ट है, ये है देखो, जैसे कि कोई मेन टैंक से जुड़ा और ये कंजर्वेटर की ओर चला गया, तो बीच में बकखोज रिले लगा हुआ अपना, उसी के पार्ट का अंदर को खोल के दिखाया गया है कि जब प्रेशर होता है तो किस तरीके से प्रेशर इस सब चीजों पे अटैक करता है। कोई इस पे अटैक किया, कोई इस पे, तो उससे एक जो मरकरी लेवल होता है वो एक दूसरे से जाके टकराता है, तो सिग्नल ऑन करता है, कभी बजाता है कुछ, कभी कुछ करता है ना, इस तरीके का काम होता है। तो यही होता है कई बार सर्किट ब्रेकर। इसमें एक होते हैं मरकरी स्विच, है ना, याद रखना, मरकरी स्विच होता है इसके अंदर, किसके अंदर, ये कभी कम प्रेशर रहा तो थोड़ा सा सिर्फ बजर बजाता है, ज्यादा प्रेशर रहा तो हमारा ये इस तरीके से क्या करता, ये सिग्नल को, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है, और ट्रांसफार्मर को जो मेन सप्लाई आता है, आ रहा होता है, उसी को काट देता है, उसी को क्या कर देता है, काट देता है। लॉस इन ट्रांसफार्मर एंड फेजर। ट्रांसफार्मर में लॉस, बच्चा हमने अभी बताया कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉस होते हैं सर, मुख्यतः दो प्रकार के, एक आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस। अब आयरन लॉस में भी, लोहा के अंदर भी दो तरीके का लॉस होता है, लोहा के अंदर भी दो प्रकार के लॉस होते हैं। आयरन लॉस, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एक कोर लॉस कंपोनेंट, है ना। यहाँ पे आयरन 3 से 5% आयरन लॉस में करंट जाता है, ठीक है। और लॉस ट्रांसफार्मर कोर एंड फेजर नो लोड। फेजर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए, यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं है। देखिए कई बार एक करंट जो होता है, नो लोड में आपको करंट मैंने कितना बताया सर, नो लोड जब होता है ट्रांसफार्मर में तो वो 3 से 5% धारा तब भी लेता है फुल लोड का। मतलब पहले 100 एम्पीयर पे काम कर रहा था, लेकिन सेकेंडरी साइड पूरा ओपन कर दोगे तब भी ट्रांसफार्मर 3 से 5% करंट लेता है। तो ये जो 3 से 5% करंट लेता है ना, नो लोड करंट, वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, एक होता है कोर लॉस कंपोनेंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर में फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करता है, जबकि कोर लॉस ट्रांसफार्मर में उस पत्तियों पर हीट के रूप में अपनी ऊर्जा को क्षति कर देता है ना। तो यह फ्लक्स उत्पन्न करता है, जबकि यह ट्रांसफार्मर के पत्तियों में हीट उत्पन्न करता है। यह एक रिएक्टिव पावर है, फ्लक्स जो भी उत्पन्न कर रहा है वो रिएक्टिव पावर है, जबकि कोई पत्ती में हीट उत्पन्न करता है तो वो एक्टिव पावर है। यह मैग्नेटाइजिंग करंट में 2 से 3% होता है, टोटल 3 से 5% है, जिसमें 2 से 3% सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, और 1 से 2% आपका कोर लॉस कंपोनेंट होता है। इसको सर्किट में दिखाते हैं एक्स नॉट आई म्यू के तौर पे, और एक्टिव कंपोनेंट है तो रेजिस्टेंस आई डब्ल्यू के रूप में हम दिखाते हैं। टोटल 1 से 2% और टोटल 2 से 3%, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 से 5% हो गया नो लोड करंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछता है एग्जाम में फेजर से, यहाँ पे क्या पूछता है, आइए, कितना टाइम हो गया, चलिए ठीक है। अब आइए बच्चा, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सभी बच्चा जुड़ेगा, ठीक है। शाम के 5:15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। आपसे बोलता है जब किसी ट्रांसफार्मर में नो लोड होता है, ठीक है, तो नो लोड मतलब सेकेंडरी साइड कोई लोड ही नहीं ले रहे हैं, प्राइमरी साइड थोड़ा थोड़ा ट्रांसफार्मर करंट खा रहा है, वो भी लॉस के रूप में। तो कभी पूछता है कि जब ट्रांसफार्मर कोई नो लोड होता है उस टाइम में फेजर एंगल कितना होता है। फेज एंगल क्या होता है, मतलब फेज एंगल मतलब ये समझो कि बच्चा प्राइमरी साइड का करेंट आई नॉट और प्राइमरी साइड का सप्लाई वोल्टेज के बीच एंगल कितना होता है, 70 से 75 डिग्री। कितना होता है, 70 से 75 डिग्री होता है। ध्यान रखना, फेजर डायग्राम ये ध्यान रखना हमेशा, और इस तरीके से फेजर बनता है। फेजर तो हालांकि आपसे पूछता ही नहीं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, तो एक फेजर डायग्राम नो लोड पे आपसे कभी फेजर पूछे तो 70 से 75 डिग्री यही होता है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज और नो लोड करंट के बीच 70 से 75 डिग्री। और पूछता है कि इस केस में पावर फैक्टर क्या होता है, नो लोड केस में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होता है, 0.2 से लेकर 0.3 कितना होता है, बहुत कम, पुअर पावर फैक्टर होता है। इसको क्या बोलेंगे, पुअर पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, पुअर पावर फैक्टर, ठीक है ना। आइए बच्चा, नो लोड पे वही चीज को लिखा हूं, फेज एंगल कितना होता है 70 से 75 डिग्री, और पावर फैक्टर 0.2 से 0.3, जो कि बहुत कम होता है। आइए, ये तो है इंडिविजुअल। आई म्यू का फॉर्मूला, आई म्यू बराबर आई नॉट इंटू साइन फाइव होता है, आई डब्ल्यू फॉर्मूला होता है नो लोड करंट इंटू कॉस फाइव, ठीक है। ट्रांसफार्मर में लॉस ऑलरेडी बता ही रखे हैं, ट्रांसफार्मर में लॉस बच्चा आपको पता ही है,
दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस। कॉपर के अंदर लॉस, आयरन लोहे के अंदर लॉस। एडी करंट लॉस, मतलब एडी करंट लॉस दो तरह, यहाँ पे आयरन लॉस दो तरीके का, एक एडी करंट लॉस, दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस बच्चा उस ट्रांसफार्मर के पत्तियों के अंदर होता है, जो उत्पन्न करंट के कारण, यानी एक सर्कुलेटिंग फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है उस पत्तियों में। जबकि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर में चूंकि एसी सप्लाई होता है, तो कभी कोर में फ्लक्स इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, इस कारण उसके अलाइनमेंट लगातार चेंज होते हैं, फ्लक्स का डायरेक्शन कभी इधर से इधर से, उसके कारण उस कोर में लॉस होता है, अलाइनमेंट चेंज होने का, उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रख लेना, PHW PH या WH कुछ भी लिख दो, K इंटू बी पे पावर 1.6 F इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर। दूसरा एडी करंट का फॉर्मूला होता है P बराबर KBM का स्क्वायर F का स्क्वायर, और पत्ती की मोटाई T क्या है, मोटाई, थिकनेस ऑफ वो लेमिनेशंस, उसका स्क्वायर है, ठीक है ना। और जो कॉपर लॉस होगा, सिंपल प्राइमरी साइड टोटल धारा का स्क्वायर इंटू आर, मतलब उस तार में कितनी लॉसेस हुई, सेकेंडरी साइड का करंट का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये कॉपर लॉस होता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चा, ये आयरन लॉस चाहे फुल लोड हो या नो लोड, ये हमेशा फिक्स रहेगा। फुल लोड में भी 3 से 5% जो आएगा, या नो लोड में भी, वो हमेशा कोर के अंदर खर्च होता है। तो आयरन लॉस हमेशा फिक्स होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, नियत हानि भी बोलते हैं। जबकि करंट जो है, करंट पर निर्भर कौन करता है, कॉपर लॉस। तो करंट कभी लोड बढ़ने से बढ़ेगा, लोड घटने से घटेगा, तो ऑब्वियसली इसका लॉस भी घटता है। तो कॉपर लॉस को एक वेरिएबल लॉस कहते हैं, या करंट पर निर्भर करता है, लोड के बढ़ने घटने पर निर्भर करता है। लेकिन आयरन लॉस लोड दो या ना दो उतना ही लॉस रहेगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन वाइज है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की चर्चा की गई है। एक ट्रांसफार्मर में कई बार आपसे पूछेगा दो लाइन के बीच के वोल्टेज को कितना, प्रैक्टिकली जो होता है दो लाइन के बीच वोल्टेज कितना होता है, तो ये ध्यान रखना, एक ट्रांसफार्मर में दो लाइन के बीच जो होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है ना, दो लाइन के बीच जो वोल्टेज होता है ना बच्चा, वो कितना होता है, 400 वोल्ट, और एक लाइन के बीच वोल्टेज कितना होता है, 230। ये ध्यान रखना, सीधे पूछता है आपके एग्जाम में, इवन एसएससी जैसे एग्जाम में पूछ देता है, जेई वाले के लिए, कि जो लाइन वोल्टेज होता है दो लाइन के बीच, मेन लाइन के बीच वोल्टेज कितना होता है, 400 वोल्ट। कितना होता है बच्चा, 400 बोल देना, है ना। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जो हमारे घरों पर वोल्टेज आता है उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज, वो कितना होता है बच्चा, 230 वोल्ट। वो कितना होता है, 230। तो हमारे घरों में इन जनरल कितना एसी आता है, आरएमएस वैल्यू 230 वोल्ट, और आरएमएस जो होता है लाइन वोल्टेज, वो कितना होता है, 400 वोल्ट। ये ध्यान रखना, दो लाइन के बीच का वोल्टेज 400, और एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच 230, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये पत्तियों के अंदर जो हानि हिस्टैरिसीस लॉस है उसी को समझाए हुए हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ट्रांसफार्मर के अंदर बच्चा सिंगल फेज हो या 3 फेज, हमेशा ध्यान रखना, पर फेज, हर फेज के अंदर प्राइमरी हो या सेकेंडरी, उसी साइड का टर्नों की संख्या, है ना, यानी आप जाएंगे तो टर्नों की संख्या, उसके वोल्टेज और टर्नों की संख्या का रेशियो समान होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कभी भी लिखेंगे ना एक ट्रांसफार्मर में, तो कभी भी लिखिए सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बटा प्राइमरी साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बटा प्राइमरी साइड का वोल्टेज, है ना, ये हमेशा समान होता है, V2/V1 N2/N सिंगल फेज के लिए। सिमिलरली पर फेज वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर में निकालते हैं 3 फेज के लिए, उसी को हमने समझा रखा है प्रॉपर वे में, है ना। टर्न रेशियो चाहे सिंगल फेज हो 3 फेज, दोनों में समान होता है, लेकिन पर फेज टर्न रेशियो होता है, पर फेज टर्न रेशियो होता है। इन सारी चीजों की चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी है। आगे बढ़िए, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर फुल लोड पे। बच्चा अभी तक हमने पढ़ा था कि नो लोड पर क्या होता है बच्चा, नो लोड पर क्या होता है, प्राइमरी साइड I0 करंट जाता था, वो I0 भी IWI में बढ़ जाता था। लेकिन जब किसी ट्रांसफार्मर में लोड लगा देंगे आप, तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड पर ट्रांसफार्मर के कार्य, तो फुल लोड जैसे लगाएंगे तो अब ये नो लोड जो 3 से 5% था, अब प्राइमरी साइड की धारा I1 हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। I1 इस I0 की तुलना में बहुत ज्यादा होगा, 97 ज्यादा रहता है, ये 3% ना है, 3 से 5%, बाकी 97% तो फुल लोड में जाएगा प्राइमरी साइड से, ठीक है ना। तो फुल लोड लगा दिया, तब चीजों का वर्किंग देखा। वर्किंग तो अपने आप में अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग समझते हैं कैसे काम करता है, वो तो एक मिनट का काम नहीं है वर्किंग समझना। तो फुल लोड पे ट्रांसफार्मर
जो आई नॉट तो आ ही रहा था, लेकिन एडिशनल में अब I1 डैश आता है जो इस इधर उत्पन्न फ्लक्स का काउंटर करता है, तो टोटल I1 मान लेते हैं। फुल लोड पे ट्रांसफर प्राइमरी साइड का करंट जो होता है वो I1 होता है, लेकिन नो लोड पे सिर्फ I0 मानते हैं, क्योंकि पूरा करंट का 3 से 5% रहता है। अच्छा एक चीज बता देखो, जब ट्रांसफार्मर में बच्चा नो लोड होता है तो सिर्फ I0 करंट होता है, V1 वही रहता है, E1 वही रहता है, फ्लक्स वही रहता है। सेकेंडरी साइड की करंट जो होती है वो 0 होती है नो लोड में। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज वही रहता है, सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड वोल्टेज वही रहता है, और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो लोड पर, चूंकि सेकेंडरी साइड की धारा 0 है इसलिए लोड टर्मिनल पर वोल्टेज जो होगा 0 होगा, है ना। यहाँ पे सेकेंडरी साइड की धारा जो है, सेकेंडरी साइड का धारा जो है बच्चा लोड, यहां पर एक चीज समझो कि सेकेंडरी साइड की करंट चूंकि 0 है तो टर्मिनल वोल्टेज अगर निकालेंगे तो वो E2 के बराबर निकल जाएगा, वो एक अलग बात है। V2 इसलिए जोड़ा गया कि कोई अगर लोड लगा हुआ है उसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो सिर्फ उस लोड का वोल्टेज निकालेंगे तो 0 निकलेगा, लेकिन फुल लोड पे जो पहले I0 था अब बढ़ के हो जाएगा I1। क्यों? क्योंकि ये नो लोड पे I0 ही चल रहा था, लेकिन इतना एडिशनल बढ़ेगा, 95-97% एडिशनल बढ़ेगा, तब ना I1 करंट हो जाएगा। अब V1 वही रहेगा, E1 वही रहेगा, फ्लक्स वही रहेगा। अब जो पहले I2 सेकेंडरी साइड में नो लोड था तो करंट 0 था, लेकिन जब लोड लगेगा तो अब 0 नहीं रहेगा, धारा बहेगा, और यहाँ पर वोल्टेज अब 0 नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं इसको लेके। आइए एक ट्रांसफार्मर का परीक्षण टेस्ट, बच्चा आपसे कई बार पूछता है ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना है बच्चा। ओपन सर्किट टेस्ट, टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, एक ओपन सर्किट एक शॉर्ट सर्किट। जब ट्रांसफार्मर ओपन करते हैं बच्चा तो उससे ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस निकालते हैं, R0 निकालते हैं, X0 निकालते हैं। जब किसी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, कॉपर लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा, ये देखो Cu लॉस निकालते हैं, तांबे की हानि निकालते हैं। तो शॉर्ट करके तांबे की हानि निकालते हैं, जबकि ओपन करके आयरन लॉस निकालते हैं और R0 X0 निकालते हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछता है कि एक ओपन सर्किट टेस्ट कहां पर हम यूज करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहां पर यूज करते हैं। तो बच्चा जब कोई ट्रांसफार्मर ओपन कर दिया जाता है ना, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो ट्रांसफार्मर में जो वाट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर लगाएं वो किधर लगाएं। जैसे कि ओपन कर दिए तो करंट तो ऐसे ही कम हो जाएगा, यहाँ पे करंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम कम वोल्टेज HV साइड, यानी आपको बोलेगा HV साइड अगर यूज करें तो हाई वोल्टेज है और लो करंट है, LV साइड यूज करिए। रुकिए, LV साइड, तो LV साइड देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HV साइड। ओपन कर दिए, ठीक है। और आपसे पूछता है कई बार कि ओपन सर्किट टेस्ट किधर परफॉर्म किया जाता है, तो LV साइड। किधर, LV साइड। जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किधर परफॉर्म किया जाता है, HV साइड। क्योंकि हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज रहेगा तो लॉस शॉर्ट कर देंगे। और जब HV साइड परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली जब शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज 8 से 12% ही यूज किया जाता है। तो ये इसके लॉजिक तो बहुत सारे हैं, पर इतना याद रखना आपसे बोला जाता है फुल ऑफ परिपथ, यानी ओपन सर्किट टेस्ट क्या करते हैं, आयरन लॉस निकालते हैं, R0 X0 निकालते हैं, और ये टेस्ट जो है हमेशा लो वोल्टेज सेट किया जाता है, ठीक है। जबकि ये टेस्ट जो है हमेशा हाई वोल्टेज सेट किया जाता है, मतलब हाई वोल्टेज सेट, चूंकि हाई वोल्टेज रखते हैं तो हाई वोल्टेज होता, लेकिन चूंकि यहाँ शॉर्ट करते हैं तो 8 से 12% ही होता है। तो कई बार आपसे ये भी पूछता है कि एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, हाई वोल्टेज साइड। कहाँ यूज करते हैं, हाई वोल्टेज साइड। इसकी सब कंडीशन हम ऊपर में आपको बता रखे हैं। अच्छा, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चा, आउटपुट बटा इनपुट। क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। लेकिन यही ऑल डे इफिशियंसी पूछेगा तो बच्चा तो 24 घंटे में, 24 घंटे में टोटल आउटपुट, 24 घंटे में टोटल इनपुट गुना 100, ये होता है ऑल डे एफिशिएंसी। एक होता है एफिशिएंसी आउटपुट बटा इनपुट, एक होता है ऑल डे एफिशिएंसी 24 घंटा में टोटल आउटपुट बटा 24 घंटे का टोटल इनपुट, इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। ये देखिए ऑल डे एफिशिएंसी यहाँ लिखा ही गया, 24 घंटे में टोटल आउटपुट, 24 घंटे में टोटल पावर इनपुट, उन दोनों का रेशियो। अब पावर आउटपुट गुना, अच्छा पावर इनपुट ध्यान समझे, 24 घंटे में टोटल पावर आउटपुट बटा 24 घंटे में टोटल पावर इनपुट। अब इनपुट किसके किसके बराबर होता है, इनपुट बराबर लॉस प्लस
लॉस प्लस आउटपुट के बराबर होता है, तो यहाँ पे 24 घंटे में टोटल आउटपुट प्लस लॉस लिख दिया, या फिर आप लिख सकते थे 24 घंटे में टोटल इनपुट लिख सकते थे। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन ये देखो ऐसे है, तो कई तरह के कनेक्शन होते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो ध्यान रखना ये टाइप के कनेक्शन होते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर में। तो ये तो है अपना अपना कनेक्शन होता है, स्टार स्टार रहा तो ऐसे रहा स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा रहा तो ऐसे रहा, ये कनेक्शन के टाइप है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है ओपन डेल्टा। तो ओपन डेल्टा का मतलब बच्चा कि कोई ट्रांसफार्मर में ऐसे ऐसे काम कर रहा था, डेल्टा डेल्टा का थ्री फेज था, प्राइमरी साइड डेल्टा और दूसरा सेकेंडरी साइड भी डेल्टा, लेकिन किसी कारणवश एक वाइंडिंग इसका जल गया, हट गया, तब भी ये ट्रांसफार्मर आपको लोड पे साइड काम करते रहता है। ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा और बदलना पड़ेगा, नहीं। डेल्टा डेल्टा की यही खासियत है, इसलिए बोलते हैं इसको ओपन डेल्टा। डेल्टा में एक भाग ओपन हो गया, इसी को बोलते हैं ओपन डेल्टा। इसी को क्या बोलते हैं? ओपन डेल्टा या वी कनेक्शन इसी को बोलते हैं। ये देखो ना ओपन डेल्टा कनेक्शन। अब क्या होगा जब एक वाइंडिंग इसका हट भी जाए तब भी ये काम करता है। तो कितना परसेंट काम करता है? 57% तब भी ये काम करता है। पूरा अगर 100% पे काम कर रहा हो, एक वाइंडिंग हट जाए तब भी 57% लोड को यह डिलीवर कर सकता है। इसीलिए ओपन डेल्टा का इस्तेमाल बहुत जगह करते भी हम प्रैक्टिकली। जहां पर देखते हैं हमारा रेटिंग कितना है, 100 केवीए का रेटिंग है का ट्रांसफार्मर है, लेकिन गांव में 100 लोग उसको यूज करता, 100 केवीए का 100 लोग यूज करता, लेकिन किसी गांव में 60 लोग हैं, तो 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना गड़बड़ हो जाएगा, तो एक वाइंडिंग हटा के लगा देंगे, तो वो क्या करेगा 57% लीड कवर कर लेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन डेल्टा या फिर वीवी कनेक्शन भी कई बार इसको बोलते हैं। कम लोड के लिए वीवी कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें दो ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, दो वाइंडिंग रहा, एक हट गया, एक ओपन हो गया, ठीक है ना। अब स्टार स्टार क्या होता है सब चीज हमको बताया। बच्चा एक चीज ध्यान रखना, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के स्टार डेल्टा कनेक्शन में अब एक चीज समझना, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, बस इसमें इतना समझना है कि अगर कनेक्शन स्टार है, ये देखो कनेक्शन कैसा स्टार है, तो इसका जो फेज वोल्टेज होगा ये, और एक चीज समझ लो, अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए जब स्टार कनेक्शन है ना, तो जो लाइन में धारा जा रहा है ना बच्चा, वही इसके फेज में भी जा रहा है। तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज के बराबर होता है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लेकिन देखो अब यहाँ पे समझना, दो लाइन के बीच का वोल्टेज, ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल वायर है, लेकिन दो लाइन के बीच का वोल्टेज और एक ही वाइंडिंग का वोल्टेज में अंतर है कि नहीं। यहाँ एक ही वाइंडिंग का वोल्टेज है, यहाँ पे जो है दो लाइन के बीच वोल्टेज में ए भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, तो हमेशा लाइन वोल्टेज बड़ा होता है फेज वोल्टेज से। तो स्टार कनेक्शन में हमेशा ध्यान रखना, स्टार कनेक्शन में ये होता है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से बड़ा होता है, जबकि ये दोनों बराबर होता है। तो अब ये बड़ा होता है, वो कितने के बराबर होता है? बड़ा जो होता है बच्चा, ये जो बड़ा होता है वो कितने के बराबर होता है? तो सर ये लाइन वोल्टेज बड़ा इससे होता है, तो जो फेज वोल्टेज होता है ना, वो लाइन वोल्टेज का √3वां भाग होता है। अब बड़ा तो होता है, अब क्लियर पता चल गया, लाइन वोल्टेज बड़ा होता है फेज वोल्टेज से, लेकिन कितना बड़ा? तो सर लाइन वोल्टेज का √3वां भाग, या यही लाइन वोल्टेज बराबर √3 से अगर हम फेज वोल्टेज को गुना कर देंगे तो हमारा उतना हो जाएगा। √3 को अगर फेज से गुना कर देंगे तो हमारा उतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए VL बराबर √3 इंटू VPH। लेकिन अगर डेल्टा की बात की जाए, फास्ट फॉरवर्ड बैच में पूरी तरीके से जम के सभी बच्चे लगेंगे, है ना। अब एक चीज समझिए, अच्छा यहां तक पूरी तरीके से चीजों को कवर कर लिया गया है। अब एक चीज बच्चा समझ लीजिए आप लोग, यही अगर डेल्टा कनेक्शन होता है तो डेल्टा में देखिए एक वाइंडिंग यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। डेल्टा में देखिएगा जो धारा यहाँ पे लाइन का आ रहा है, क्या वो दोनों इसी में वो एक में जा रहा है क्या? ये सर फेज ये है, ये फेज है। डेल्टा में देख रहा हूं जो लाइन से आ रहा है वही फेज में नहीं आ रहा, फेज में बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ लाइन करंट फेज करंट आपस में बराबर नहीं होता। लेकिन जब दो लाइन के बीच का वोल्टेज देखेंगे, यहाँ VL है और वही तार जाके इससे भी टच किया है, तो यहाँ VPH है।
तो डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज। ये तो सर्किट से देख के ही पता चल रहा है, फेज वोल्टेज किसके बराबर होता है, लाइन वोल्टेज की। जबकि फेज करंट बराबर नहीं होता है लाइन करंट के। तो बराबर कैसे होगा, तो कौन सा बड़ा बराबर होगा सर, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि ये दो भाग में बट गया, यही करंट दो भाग में बटा। तो फेज करंट जो होता है वो लाइन करंट का √3वां भाग होता है। दैट्स इट, कंप्लीट। इस तरीके से हमने रिवाइज कर दिया आपके ट्रांसफार्मर, कंप्लीट तरीके से हमने रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस फास्ट फॉरवर्ड बैच में जरूर जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, क्योंकि कंप्लीट रिवीजन होगा और रेलवे को करेंगे आर पार। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन 5:15 बजे कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।